नमस्कार, न्यूयॉर्क कंपनी में आपका माफ कीजिएगा मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। बाजारों के लिए मिले जुले ग्लोबल संकेत। हेल्थ केयर शेयरों में तेजी से नैस्डैक बढ़त के साथ बंद, मगर डाउ में हल्की गिरावट। यूरोप में भी मिला जुला कारोबार। एशियाई बाजारों में बढ़त के साथ हुई शुरुआत। डॉलर की मजबूती से सोने में %0.5 की गिरावट। क्रूड पर भी दबाव, भाव $45 प्रति बैरल के नीचे। थायरोकेयर के बाद आज उज्जीवन फाइनेंशियल्स की भी अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद। 40 गुना हुआ था सब्सक्राइब। कर्ज कम करने के लिए जीएमआर इंफ्रा ने कुछ एसेट्स में 30% हिस्सेदारी मलेशियन कंपनी को बेची। जुटाए 2000 करोड़ रुपए। टाटा स्टील की 60% पेंशन का जिम्मा उठाने को तैयार ब्रिटिश सरकार। कंपनी ने कहा 7 खरीदारों से चल रही है बातचीत। और उत्तराखंड के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं। आज होने वाले शक्ति परीक्षण में नहीं दे सकेंगे वोट। लेकिन सबसे पहले देख रहे थे इस मंगलवार की सुबह किस तरह के संकेत आ रहे हैं। हमारे जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है वो दर्शा रहा है कि भारतीय बाजारों की आज एक कमजोर शुरुआत होने वाली है। %0.5 के आसपास के दबाव के इंडिकेशंस वहां से आते हुए इस समय। इसके अलावा एशियन मार्केट्स, हालांकि एशियन मार्केट्स में शुरुआत सुस्त थी, लेकिन लोअर लेवल से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। आपकी स्क्रीन पे सिंगापुर में लिस्टेड निफ्टी %0.5 का दबाव है। एशिया में हम देख रहे हैं मिला जुला कामकाज होता हुआ। जापान के मार्केट्स निक्केई %0.5 के उछाल के साथ, बाकी मार्केट्स में थोड़ा सा दबाव इस समय आपको देखने को मिलेगा। सिमिलर मूव्स हमने यूएस में और सिमिलर मूव्स हमने यूरोप में आते हुए देखे हैं। बिल्कुल मिला जुला कामकाज। कुछ बेंचमार्क्स, कुछ इंडेक्सेस में हर निशान के साथ, कुछ में लाल निशान के साथ कामकाज होता हुआ। तो अक्रॉस द ग्लोब मिक्स क्यूज आते हुए आसान शब्दों में कोई डायरेक्शनल कॉल लेना है ग्लोबल क्यूज के तर्ज पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यूएस में देखिए आप S&P और नैस्डैक हरे निशान में, डाउ लाल निशान में। यूरोप में देखिए आप जर्मनी और फ्रांस के मार्केट्स हरे निशान में, तो लंदन का फुटसी लाल निशान में कामकाज करता हुआ। लेकिन चलिए सीएनबी सेवास के मार्केट से अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज कमजोरी में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। तो ऐसे में रणनीति क्या हो, कितने दबाव में आए तो खरीदारी करें, लेवल्स क्या हो, अनिल से बातचीत करेंगे। और इनफैक्ट एक टेक्निकल एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे हमारे साथ, किरण जाधव, उनसे भी समझेंगे आज बाजार में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ग्लोबल संकेत, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा था, थोड़े से कंफ्यूजिंग मिला जुला कामकाज देखने को मिल रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कैसे रीड करूं इन क्यूज को, क्या डायरेक्शनल कॉल दे रहे हैं क्यूज? इन कॉल्स को आपको जरा इस समय नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन लेवल्स के हिसाब से देखेंगे तो आपको पूरी तरह से एक रेंज में दिखेगा। हालांकि कल आप ये समझे कि इक्विटीज मार्केट की जगह कमोडिटीज में ज्यादा अच्छा कारोबार हो रहा था, और ना केवल कमोडिटीज के अंदर डायरेक्शनल अप्रोच थी, वो काफी क्लियरली आती हुई दिख रही थी। अगर आप यूरोप, अमेरिका जैसे भी आप आंकड़े बता भी रहे थे, यहाँ पे कोई भी किसी तरह का कोई ऐसा मेजर इंडिकेटर नहीं था जो कि इक्विटीज मार्केट्स को तेज करे। हाँ, इक्विटीज का बेस बनते हुए कुछ कमोडिटीज मार्केट में तेज हरकत आते हुए दिखी है। जैसे आज बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज पहले तो ये सबसे ज्यादा नोट कर ले, जो थोड़ी देर में ही हो सकता है आपको आंकड़े आते हुए दिखे, वह चीन का इन्फ्लेशन का डाटा भी आना है थोड़ी देर में, और चीन के बाजार भी खुलेंगे। तो इन्फ्लेशन के डाटा से पहले और डाटा के बाद वो मार्केट में रिएक्शन भी आता हुआ दिखेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आज के ट्रेड के सेशन के हिसाब से। अब आज जैसे हमने कहा कि कमोडिटीज के अंदर काफी तेज मोमेंटम था। आप देखें लंदन और चीन के बाजार में कल हमने मेटल के अंदर काफी तेज दबाव आते हुए देखा, और इसकी वजह से देखा हमने कि ग्लोबली जो एनर्जी से जुड़े और मेटल से जुड़े हुए शेयर्स हैं वहां पे प्रेशर वापस बनते हुए दिखा है। अन्य करेंसीज के मुकाबले डॉलर में तेजी से भी काफी हद तक मेटल्स पे दबाव बना है। और इसके अलावा अगर आप कच्चे तेल की गिरावट देखें, वो लगातार वापस फिसला है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि कनाडा के अंदर आपको मालूम है आग लगी थी ऑयल फील्ड्स के अंदर, वहां से जो असेसमेंट आया है वो उम्मीद से थोड़ा कम नुकसान था। वैसे भी भंडार ज्यादा था, इसलिए उम्मीद से कम नुकसान, भंडार ज्यादा होने की वजह से कच्चे तेल में गिरावट आई। लेकिन ठीक इससे पहले जब खबर आई थी तब कच्चे तेल बहुत तेजी से ऊपर भी आया था। लेकिन कल इसी तरह से कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। सोने और अगर आप और प्रीशियस मेटल के अंदर देखेंगे वहां पर भी तेज गिरावट देखने को मिल रही है। उसकी बड़ी वजह यही है कि इक्विटी मार्केट्स के अंदर तेजी और साथ ही डॉलर इंडेक्स काफी हद तक मजबूत हुआ है। इसके अलावा अगर आप रिटेल सेल्स के आंकड़े देखें, शुक्रवार को यूएस मार्केट्स के अंदर होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। हालांकि शुक्रवार को है, लेकिन ठीक उससे पहले शायद हो सकता है बाजार अपने आप को कुछ एडजस्ट करता हुआ दिखे। ओके, तो मिले जुले संकेत आते हुए ग्लोबल मार्केट से आज का ट्रेडिंग सेशन उसके आज से इंपॉर्टेंट होगा। आगे एक्सपर्ट से बातचीत भी करूंगा समझने के लिए, लेकिन उससे पहले भारतीय बाजारों का कल का कारोबारी सत्र। ध्यान रखिए कल हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन था और बेहद मजबूत सेशन
भारतीय बाजारों के लिए। 2.2% के उछाल के साथ सेंसेक्स निफ्टी में कल ट्रेड खत्म होता हुआ नजर आया। सस्टेन्ड बाइंग थी और दिन के हाईज के आसपास जाके हमने क्लोज दिखाया। सेंसेक्स में 460 अंक की मजबूती, निफ्टी में कल के कारोबारी सत्र में 132 अंक का उछाल और 7850 के ऊपर जाके 7866 के लेवल पे जाके हमने कल क्लोज दिया है और चौतरफा खरीदारी थी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? न सिर्फ बेंचमार्क्स यानी कि सेंसेक्स निफ्टी, मिड कैप स्मॉल कैप्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कल हरे निशान के साथ कामकाज था, 1% का उछाल था, मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव थी और तमाम सेक्टरल पॉकेट्स यानी कि जो तमाम सेक्टर इंडेक्सेस हैं सब हरे निशान में थे। लेकिन गेन्स को लीड करा बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज ने, खास तौर पे तगड़ा मोमेंटम था वहां से और उसी से सबसे ज्यादा मदद मिली है। आपकी स्क्रीन पर बैंक निफ्टी 2.5% का उछाल कल के कारोबारी सत्र में वहां पर आया। इसके अलावा ऑटो और आईटी ने भी सपोर्ट करा। स्टॉक स्पेसिफिक एचडीएफसी ट्विंस यानी कि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक में अच्छी मजबूती थी। आईटीसी और आईसीआईसीआई बैंक को आप इसमें जोड़ लीजिए। ये तमाम हैवी वेट से जो बाजार की मदद कर रहे थे और इनफैक्ट कल ट्रेड खत्म होने के बाद शाम को जो आंकड़े आए हैं एफआई डीआईएस के, वो भी बेहद मजबूत हैं। कल कैश मार्केट में एफआई ने 225 करोड़ रुपए की खरीदारी करी, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 350 करोड़ रुपए की खरीदारी करी और मैं वायदा बाजार के भी एफआई के आंकड़े देख रहा था, 1900 करोड़ रुपए के आसपास की खरीद, जहां पर इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस दोनों में एफआई ने खरीदारी करी। तो कल आंकड़े स्ट्रांग थे। सिडनी सिवास के अब मार्केट से अनिल सिंह भी मेरे साथ जोड़ा। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। गिरावट में खरीदारी करने की रणनीति है, 1/3% के आसपास तो एग्जिट निफ्टी कमजोरी दिखा रहा है। क्या अट्रैक्टिव लेवल्स होंगे मेरे लिए खरीदारी करने के लिए? अगर हाँ तो लेवल्स कहां तक टारगेट सेट करूं, स्टॉप लॉसेस क्या होंगे? आज का ट्रेड, आज का सेशन कैसा रहने वाला है सर? वैसे आशीष लगता है 7,800 के जितना नजदीक खरीदेंगे उतना सेफ रहेंगे। अच्छा। ऐसा लग रहा है आंकड़ों के लिहाज से कि 7,800 का वो लेवल है जो बाजार होल्ड करने की कोशिश करेगा और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल काफी पोजीशंस तेजी की वहां पर बनती हुई नजर आई है। इस तरह से पुट राइटिंग हुई है तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए वो लेवल अहम हो जाता है। तो आज उस लेवल के आसपास शायद सपोर्ट लेने की कोशिश करे या उस लेवल के आसपास बाजार खुलने के बाद थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश करे। कल काफी कुछ शॉर्ट कवरिंग हुई है बाजार में, उसकी वजह से तेजी होती दिखी। हालांकि जितनी तेजी की पोजीशंस में देखना चाहता था उतनी बनी नहीं है, लेकिन फिर भी दो चीजें पॉजिटिव है। कैश मार्केट में एफआईज और डोमेस्टिक फंड दोनों ने खरीदारी की और वायदा कारोबार में भी एफआईज की बिकवाली का दबाव थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये पॉजिटिव्स हैं जो बाजार को निचले स्तरों से रिकवरी दिखा सकते हैं। अगर दोपहर के बाद यूरोप के बाजार बहुत ज्यादा कमजोरी के साथ न खुले तो आपको एक शार्प रिकवरी निचले स्तरों से आती हुई दिख सकती है। ऊपरी स्तरों पर अब हर 50 पॉइंट पर बड़ा रेजिस्टेंस है एक्चुअली, 7,900, 7,950, 8,000। अल्टीमेट टारगेट तो 8,000 है। 8,000 के पार जाने के संकेत तो फिलहाल है नहीं, लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट्स हावी होते दिख रहे हैं। ऐसे में नजर ग्लोबल मार्केट्स पर ही रखनी चाहिए और खासतौर से आज और अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन चीन के बाजारों पर जरूर नजर रखें, क्योंकि जिस तरह से युआन धीरे धीरे करके डीवैल्यू हो रहा है, 6.52 उन्होंने डॉलर के सामने किया, तो ये 6.55 के आसपास आ जाए तो फिर कमोडिटीज में जो गिरावट आपको दिख रही है और गहराती होती दिख सकती है। तो ऐसे में सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स पर नजर रखें, अदरवाइज भारतीय बाजारों के लिए ज्यादा दिक्कत की बात नहीं। इसलिए मैंने कहा है कि खरीदारी की जाए और बैंक निफ्टी में भी निचले स्तरों से खरीदारी का एक मौका देखा जा सकता है। तो अच्छा रहेगा बाजार जितना 7,800 के पास खरीद सके उतना ज्यादा कंफर्ट होगा रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से। 7,800 पे स्टॉप लॉस लगाए, 7,900, 7,950 तक के टारगेट। तो इवेंचुअली तो शायद 8,000 तक के लेवल्स को पार करता हुआ नजर आया, लेकिन इस समय वो नजर नहीं आता स्क्रीन पे। तो 7,950 तक के टारगेट से अप्रोच करें। बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने की सलाह है। आगे एक और एक्सपर्ट की राय लेकर आऊंगा, लेकिन अनिल जी इससे पहले कल हमने देखा जबरदस्त लिस्टिंग हुई थायरोकेयर की। आज भी एक इक्वली इंपॉर्टेंट कंपनी की लिस्टिंग होनी है सर, वो जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। वैल्यूएशंस के लिहाज से कंफर्ट था, सब्सक्रिप्शन नंबर्स तगड़े आए, 40 गुना सब्सक्राइब हुआ। सर किस तरह की लिस्टिंग एक्सपेक्ट करूं और रणनीति क्या बनाओ अगर मेरे पास है ऑलरेडी? मजबूत लिस्टिंग होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, और अच्छी प्रीमियम के साथ लिस्टिंग होगी। मुझे लगता है 40 से 50 रुपए की प्रीमियम आप उम्मीद करके चल सकते हैं, यानी कि 210 रुपए की इश्यू प्राइस जो थी 250 रुपए प्लस में आप लिस्टिंग होते हुए देख सकते हैं। और इसमें ठीक वैसा ही होगा जैसा इक्विटास में हुआ था। एक दमदार लिस्टिंग होने के बाद स्टॉक स्टेबल हो जाएगा। एफआईएस की फ्रेश खरीदारी चूंकि अब हो पाएगी लिस्टिंग के बाद, तो आपको निचले स्तरों पर इसमें बाइंग सपोर्ट आता हुआ नजर आएगा। तो ऐसा नहीं कि लिस्टिंग होते थायरोकेयर की तरह आप इसको नीचे गिरते हुए देखेंगे। बहुत ज्यादा गिरावट की आशंका नहीं है, लेकिन हाँ अगर लिस्टिंग पे चूंकि 40 से 50 रुपए का मुनाफा बनता है, कम नहीं होता, तो एक बार भी मुनाफा वसूल करके आप इंतजार करें तो भी ठीक। और अगर आपका थोड़ा व्यू 6 से 12 महीने का है तो जरूरी भी नहीं कि आप लिस्टिंग पर बेचे, होल्ड भी करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये ज्यादा स्टेबल स्टॉक रहेगा और मुझे लगता है शायद 250-260 की रेंज में लिस्टिंग होती हुई नजर आए।
ओके, तो अच्छा रिस्पांस मिला था। 210 रुपए इश्यू प्राइस था, 40 से 50 रुपए ऊपर, यानी कि 250 260 के लेवल्स के आसपास लिस्टिंग होती हुई आपको शायद नजर आए। मुनाफा वसूलना चाहें तो, क्योंकि छोटे से पीरियड में इतना अच्छा मुनाफा हो रहा है, चाहे तो वसूल लें, लेकिन अगर आपका टाइम होराइजन थोड़ा लंबा है, 12 महीने के आसपास, तो इसे पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। लेकिन चलिए, आप निफ्टी पे एक और एक्सपर्ट मेरे साथ प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के किरण जाधव जोड़े हैं। किरण जी हाय, गुड मॉर्निंग सर। कल का अच्छा सेशन था, हफ्ते की अच्छी शुरुआत हुई, क्या मोमेंटम कंटिन्यू होने वाला है आज? आशीष जी मॉर्निंग। ऐसा ही लग रहा है कि अच्छा जो कल की मोमेंटम हमने देखी वो कंटिन्यू होते देखेंगे, पर फर्स्ट हाफ मुझे लगता है कि थोड़ा सुस्त रहेगा। सेकेंड हाफ में अच्छी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो हम हायर टॉप हायर बॉटम कर रहे हैं और अच्छे सपोर्ट को लेके हमने एक अच्छा बाउंस बैक दिया है, जिसकी वजह से मेरा निफ्टी पे बाय रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस 7800 का रहेगा और टारगेट 7980 अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में। ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों ही एक्सपर्ट्स, अनिल भी मानते हैं, किरण भी मानते हैं, निफ्टी में खरीदारी करें। ऑलमोस्ट सिमिलर टारगेट्स हैं। 7800 का दोनों ने बोला है स्टॉप लॉस। अनिल कह रहे थे 7900, 7950 और इवेंचुअली 7980 जो किरण टारगेट सेट कर रहे हैं। इन लेवल्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन किरण, इसके अलावा कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया, स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स आज के लिए सर? आज कल एलएनटी ने एक बहुत अच्छे रेंज का ब्रेकआउट दिया है, तो मेरे ख्याल से एलएनटी एक बाय रहेगा और ये अंडर परफॉर्मर स्टॉक है, तो शायद कैचअप रैली देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस 1277 का रखना चाहिए, टारगेट 1330 के होंगे। दूसरा होगा एक्सिस बैंक। बैंकिंग सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, उसमें से एक्सिस बैंक मैंने चुना है क्योंकि एक अच्छे रेंज से ब्रेकआउट मिलता नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस 469, आज के लिए टारगेट 496। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी करके चलें और 2 दिग्गज स्टॉक्स किरण ने आपको आइडेंटिफाई करें, लार्सन एंड टूब्रो और साथ साथ एक्सिस बैंक, दोनों में खरीदारी करने की सलाह। दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। लेकिन आप सीधे चलते हैं पूजा के पास, जिन्होंने कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत कर रखी, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज उनके पास हैं। पूजा बताएं। जी, हेमंत कपाड़िया ने बैंकिंग काउंटर कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी की राय दी है। नतीजे से पहले ये बाय की सलाह दे रहे हैं और 721 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ए के प्रभाकर ने एलएनटी में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि चार्ट्स में काफी अच्छा लग रहा है ये स्टॉक, 1325 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और आखिरी कॉल में बिकवाली की राय आ रही है जेके दोषी की तरफ से। इन्होंने वेदांता में बिकवाली करने की राय दी है। 2 से 3 दिनों में इनका मानना है कि 100 के लेवल्स तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। 106 का स्टॉप लॉस आकर चलने की राय। और इस बीच चाइना के इन्फ्लेशन आंकड़ों की बात कर रहे थे हम, आज आने वाले हैं। एशिया थोड़ा सा नर्वसनेस के साथ उससे पहले कामकाज कर रहा था। मंथ ऑन मंथ सीपीआई यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े में दबाव है, 0.2% के आसपास की नरमी आई है। साल दर साल के आंकड़े आपकी स्क्रीन पे चलते हुए, तो चाइना का आंकड़े के बाद एक बार एशियन मार्केट्स और एक बार शांघाई के मार्केट्स अब खुल चुके होंगे। एक बार देखना चाहिए वहां पे किस तरह का कामकाज हो रहा है पहले, उसके बाद हम आज के स्टॉक्स न्यूज की तरफ मूव करेंगे। शांघाई के मार्केट्स अब आपकी स्क्रीन पर एकदम फ्लैट कामकाज करते हुए, और इनफैक्ट एशिया में लोअर लेवल से कुछ रिकवरी है, क्योंकि अब आप देखेंगे कॉस्पी भी अब हर निशान की तरफ मूव करता हुआ कामकाज करता हुआ। निकेई तो खैर शुरुआत से मजबूत था, पहले आधा और अब 1% की मजबूती के साथ निकेई में कामकाज, आधे % की कमजोरी थी निफ्टी में, अब 1/3% के आसपास के दबाव के साथ कामकाज होता हुआ। लेकिन चलिए, आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में, यानी कि वो स्टॉक्स जो खबरों की वजह से आज हरकत में रह सकते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत गई स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हेमंत हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से रडार पर रहने वाले हैं? टाटा स्टील रडार पर रहने वाला है, और सब जानते हैं कि अपने यूके के कारोबार को ये बेचना चाहते हैं, और उसमें एक और डेवलपमेंट होता हुआ इन्होंने बताया कि 7 कंपनियों ने इनको अप्रोच किया है हिस्सेदारी खरीदने के लिए, और इन्होंने उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया है। साथ ही टाटा स्टील के साथ ये खबर भी जुड़ी हुई है कि हो सकता है कि यूके की जो सरकार है वो पेंशन लायबिलिटी का बड़ा हिस्सा, करीब 60% तक का हिस्सा ले। तो ये जो चीजें हैं वो दरअसल टाटा स्टील के यूके के कारोबार को बेचने के लिए और आसान करती हुई दिखेंगी, और जो खरीदार हैं उनके लिए एक राहत की बात है, और टाटा स्टील के लिए भी, क्योंकि वो अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं। तो टाटा स्टील के ऊपर रखिए नजर, लेकिन नजर रखिएगा क्योंकि ग्लोबल मेटल्स और माइनिंग शेयरों में जो दबाव देखने को मिलता है उसका कितना फायदा आज टाटा स्टील कमा पाता है, या फिर ग्लोबल माइनिंग शेयरों में जिस तरह से गिरावट है, मेटल्स में गिरावट है, इस स्टॉक में इस खबर का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये कंपनी किस तरह से रिएक्ट करती है। लेकिन मैंगलोर केमिकल्स, इस कंपनी पर भी नजर रखिए। आप देखिए, अब प्रोडक्शन जो है इन्होंने यूरिया का रोक दिया गया है क्योंकि पानी की किल्लत है। 2 साल से लगातार इस देश में सूखा है। इससे पहले हमने देखा था एमआरपीएल ने इस तरह की घोषणा की थी, एनटीपीसी ने एक अपने पावर प्लांट के लिए घोषणा की थी, इवन महाराष्ट्र की कई जो ब्रूवरीज कंपनियां हैं, बियर बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको पानी की कटौती की गई थी। तो ये एक और कंपनी यूरिया बनाने वाली
इसके प्लांट को रोक दिया गया है। साथ ही एल्स्टॉम इंडिया ने काफी कमजोर नंबर्स पेश किए, 62% मुनाफा यहां पर घटा है, मार्जिन में भी करीब 1% की गिरावट देखने को मिली है, तो ये शेयर आज दबाव में रहेगा शर्तिया। साथ ही दीपक नाइट्रेट पर नजर रखिए, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि 25% के आसपास मुनाफे में इजाफा हुआ है और मार्जिन भी करीब करीब 1% के आसपास बढ़े हैं। श्रीकला हस्ती पाइप्स थोड़ा इलिक्विड स्टॉक है लेकिन इसके मुनाफा अच्छा है, करीब 56% मुनाफा बढ़ा है, मार्जिन 18.5% से बढ़कर करीब करीब 22% पर पहुंच गए हैं, तो इस कंपनी में एक तेजी देखने को मिल सकती है आज। ओके, तो ये वो तमाम कंपनीज हैं जो खबरों की वजह से आज हरकत पर रहेंगी, इन पे आप नजरें बना के रखें। लेकिन आज रिजल्ट्स के लिहाज से भी एक और इंपॉर्टेंट दिन है, कई सारी मिड कैप कंपनीज अपने तुम्हारे रिजल्ट घोषित करेंगी, लेकिन एक निफ्टी की दिग्गज भी अपना रिजल्ट पेश करने वाली है, वो है जी एंटरटेनमेंट। कैसे नंबर्स एक्सपेक्टेड है, हमारा आवाज का पोल क्या कहता है। मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा जुड़ी हुई है जिन्होंने इस पे कुछ वर्क नंबर्स पे वर्क करा है। पूजा, बताएं क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जी एंटरप्राइजेस को लेकर। जी, जी से एक अच्छे क्वार्टर की उम्मीद की जा रही है, लेकिन जो इनका स्पोर्ट बिजनेस है वहां पर एबिटा लॉस देखने को मिल सकता है करीब 15 करोड़ से 30 करोड़ के बीच में, लेकिन जो बाकी सारे फैक्टर्स है वो स्ट्रांग रहेंगे। अगर एड रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो साल दर साल वहां पर 23% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है और एबिटा मार्जिन में 520 बेसिस पॉइंट की साल दर साल बढ़ देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर एक लो बेस का फायदा मिलेगा। पिछले साल कंपनी ने एक नया चैनल लॉन्च किया था तो उसके एक्सपेंसेस पर काफी ज्यादा खर्च हुआ था, तो अगर वहां से कंपेयर करें तो मार्जिन में एक शार्प बढ़त देखने को मिल सकती है, तो कुल मिला के अच्छे क्वार्टर की उम्मीद है इस कंपनी को। ओके, तो सिर्फ एक स्पोर्ट्स डिवीजन होगी, थोड़ा प्रेशर होगा, अदरवाइज अक्रॉस द बोर्ड मजबूत नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस। मुनाफा 18% जंप करेगा और मार्जिन में तो 520 बेसिस पॉइंट्स के उछाल की उम्मीद। लेकिन आज का इवेंट्स कैलेंडर देख लीजिए, एक तो जी एंटरटेनमेंट के रिजल्ट्स पे फोकस होगा, साथ साथ कई सारे इंपॉर्टेंट तिमाही रिजल्ट्स आएंगे मिड कैप कंपनीज के, एनआईटी, पंजाब एंड सिंध बैंक, धामपुर शुगर्स, कावेरी सीड्स, रेप्रो होम, एसआरएफ, ये वो तमाम कंपनीज हैं जो आज अपने नंबर्स घोषित करेंगी। हमने बात करी थी इससे पहले भी, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, इस आईपीओ की आज लिस्टिंग होने वाली है। अच्छा रिस्पांस मिला था और अच्छी लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है, एनालिस्ट मानते हैं 50 से 60 रुपए ऊपर शायद इश्यू प्राइस से ये लिस्ट हो। सुबह 11 बजे उत्तराखंड विधानसभा में विधायक करेंगे मतदान। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में आज डीजल टैक्सी पर बैन मामले में सुनवाई, स्पाइस जेट बनाम मारन मामले की सुनवाई, 4G पर जानकारी और कुछ घोषणाओं के लिए वोडाफोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सूखे के मामले पर वहां के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान आज पीएम से मुलाकात करेंगे। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज क्या रणनीति बनाए इस पर बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और उत्तराखंड विधानसभा में आज शक्ति परीक्षण होने जा रहा है। वहीं फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर मिली है। 9 बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने वोट डालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। अब इन बागियों की याचिका पर सुनवाई 12 जुलाई को होगी। इस फैसले के बाद 71 सदस्य विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 31 के आंकड़े की जरूरत होगी, जो रावत के लिए आसान माना जा रहा है। और अब फोकस कमोडिटी मार्केट्स पर। अमेरिका में इन्वेंट्री बढ़ने की वजह से क्रूड में गिरावट देखने को मिली है, वहीं डॉलर में तेजी की वजह से सोने में कमजोरी आई है। कॉमिक्स पर भाव $1262 के करीब पहुंच गया है। उधर कल डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे कमजोर होकर $66.58 के लेवल्स पर बंद हुआ है। कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज का स्ट्रैटेजी हो, इस पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के रवि सिंह। रवि जी, हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सोना सर, अब तो 1261 1262 के लेवल्स पर कामकाज करता हुआ अपने रीसेंट हाई से $1303 के मेरे ख्याल से थे, लगातार ये कमजोरी आती हुई, कैसे ट्रेड करूं, ये दबाव और गिराता हुआ नजर आएगा क्या सर? बिल्कुल आशीष जी, मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और हावी हो और एक बार $1250 तक के रेट देखने को मिल सकते हैं। इंडिया में बात करें तो इस बार 29,900 जो लेवल है 850 के लेवल, इन पे सेल करके चलना चाहिए। लोअर साइड पे इस बार 29,750 तक के 720 तक के रेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो सोने को बेच चलने की सलाह, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, रुपए को सेल करने की रिकमेंडेशन है एसएमसी कॉमट्रेड की आपकी स्क्रीन पर, और कच्चे तेल में भी बिकवाली करने के मौके ढूंढने चाहिए। 2870 के टारगेट के लिए वहां पे अप्रोच किया जा सकता है। रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लेकर आऊंगा आपके लिए एक क्विक मार्केट अपडेट।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इंडायरेक्ट टैक्स वसूलने के मोर्चे पर सरकार को बड़ी सफलता मिली है। सालाना आधार पर अप्रैल में इंडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 40% बढ़ा है। सबसे ज्यादा तेजी एक्साइज टैक्स कलेक्शन में आई है। एक्साइज टैक्स वसूली में भी 70% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही सर्विस और कस्टम टैक्स कलेक्शन में 20% से ज्यादा बढ़त दर्ज करी गई है। पेट्रोल डीजल के दाम में हुई बढ़ोतरी, कृषि कल्याण सेस और इंफ्रा सेस की वजह से टैक्स कलेक्शंस को बूस्टर डोज मिला है। इसके अलावा कोल उत्पादन पर लगे ग्रीन एनर्जी सेस की वजह से भी टैक्स कलेक्शन में सुधार आया है। लेकिन चलिए जाते जाते एक बार एसजीएक्स निफ्टी देख लीजिए। थोड़ी सी नरमी कमजोरी के इंडिकेशंस वहां से आते हुए, और ध्यान रखें जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी आधा घंटा पहले आधे % का दबाव था और अब महज 1/4% की नरमी है। तो लोअर लेवल से एक रिकवरी आती हुई, एशियन मार्केट्स में कई सारे हमारे निशान में आते हुए तो कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। आपकी स्क्रीन पे कई सारे एशियन मार्केट्स हमारे निशान में कामकाज करते हुए। इनफैक्ट हमने 2 एक्सपर्ट से बातचीत करी, अनिल और किरण। दोनों का मानना है भारतीय बाजार में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। 7800 के स्टॉप लॉस के साथ 7900, उसके बाद 7950 और किरण तो मानते हैं 7980 तक के लेवल्स के लिए टारगेट्स का अप्रोच करा सकता है। ये अगले 2 दिनों की रणनीति है किरण की। कमोडिटी मार्केट्स में एसएमसी कॉर्पोरेट की रिकमेंडेशन है सोने में बिकवाली करने की, कच्चे तेल में बिकवाली करने की और रुपए में बिकवाली करने की आज रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन चलिए मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक 2020। नमस्कार।